हेलो एवरीवन। मेरे चैनल हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल पर हिंदी कहानी की सीरीज़ शुरू हुई है जिसमें हम यूजीसी नेट और सेट के पाठ्यक्रम में लगी यूनिट 7 की कहानियों को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, कल की वीडियो में हमने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को पूरा पढ़ा और साथ ही हमने उसके PYQ और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखा है। ठीक है, और आज की वीडियो में हम चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कहानी को पढ़ने के पहले हम उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और साथ ही हम चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के PYQ भी देखने वाले हैं। ठीक है, और यूनिट 7 में लगी सभी कहानियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि हम रोज़ एक कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी बहुत ही सरल और साधारण सी भाषा में है। अगर जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ मुझे आपको कुछ समझाना चाहिए तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। ठीक है, तो हम चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, PYQ करेंगे उसके, और फिर कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ साथ कहानी को पढ़ते जाइएगा। ठीक है, बहुत ही सरल साधारण कहानियाँ हैं ये। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसके तथ्य देख लेते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसे कई पत्र पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सबसे पहले निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है, तो याद रखिएगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाए। ये कथन है भवदेव पांडे का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखेगा। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में जो शिव शंभू के चिट्ठे निबंध है उसका प्रभाव इसमें देखा गया है। ठीक है, जो कि हमारे हिंदी निबंध में लगा हुआ है। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे। तो आगे देख लेते हैं। इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो तत्कालीन वायसराय था उस समय भारत का, लॉर्ड कर्जन, उस पर और उसकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण है। इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र है। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किससे बातें करती है? भगवान चंद्रदेव से। इस कहानी में मुख्य दो पात्र है, भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम इस कहानी के PYQ देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये प्रश्न है UGC नेट 2022 का। ठीक है, इसका सही जवाब है सन 1904। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? भवदेव पांडे का। ठीक है, हमने अभी महत्वपूर्ण तथ्यों में देखा इसे। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय न प्राप्त करने वाली चिकित्सा पर, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर, यातायात के साधनों की उपलब्धता पर। ठीक है, ये प्रश्न है यूजीसी नेट 2023 का। ठीक है, इसको कोड में इसका जवाब हमें देना था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए, बी और डी। ठीक है, डी। अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय न प्राप्त करने वाली चिकित्सा पर और लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, और चलिए आगे देख लेते हैं, हम बाद में बताऊंगी आपको मैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की कथा वस्तु एवं शैली से संबंधित नहीं है? ठीक है, चंद्रदेव की पूजा, पत्रात्मक शैली, व्यंग्यात्मक भाषा, राजनीति और अर्थनीति का चित्रण। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? ये इसका सही जवाब नहीं है, इसका सही जवाब है चंद्रदेव की पूजा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, पर इसका सही जवाब है चंद्रदेव की पूजा, इससे संबंधित नहीं है। बाकी पत्रात्मक शैली, व्यंग्यात्मक भाषा और राजनीति और अर्थनीति, ये तीनों ही इससे संबंधित है। ठीक है, ये अब हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष, जिनको हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट में किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपने परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कुछ कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लेखिका जो है जातिगत भेदभाव की बात कर रही है। ठीक है, जब वायसराय लॉर्ड कर्जन थे भारत में तो उन्होंने भारतवासियों के साथ में जातिगत भेदभाव किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे
तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लेखिका भ्रष्टाचार की बात कर रही है। ठीक है, आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने में लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। ठीक है, तो लेखिका भगवान चंद्रदेव से कहती है कि एक बार आप हमारे भारत की जो दुर्दशा है उसको देखने आओ तो सही। ठीक है, आगे देखते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। ठीक है, पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? कलकत्ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा है। ठीक है, यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चप्पल और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने की किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदो भद्वा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंदग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृत्ताकार खंबे गाड़ दिए गए हैं। पर हरिपदोद्भवा का मतलब है गंगा नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि
निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो तारीफ नहीं कर रही हैं बल्कि व्यंग्य कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ की हालत जो है बहुत खराब है। ठीक है, आगे देखते हैं। वही के फोर्ट विलियम के फौजी का सामान देखकर आपको देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। आगे देखते हैं। वहां के मिंट को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वम्योत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादि काल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शाशालांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तने होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गजर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपको मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? यहाँ पर लेखिका बता रही है कि प्रोफेसर त्रिभुवन दास गज्जर जो थे, उन्होंने महारानी विक्टोरिया की मूर्ति से, जो महारानी विक्टोरिया की संगमरमर की जो मूर्ति थी, उसमें से काला दाग छुटवा दिया था। ठीक है, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रोफेसर गज्जर को पुरस्कार भी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि ब्रिटिश सरकार के पास इस तरीके के फालतू खर्च करने के लिए बहुत पैसे हैं, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति और शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार कोई खर्च नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है, तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास न करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दें। आगे देखते हैं। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। ठीक है, गौरांग प्रभुओं से मतलब है कि लाड गर्जन। ठीक है, या तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। ठीक है, तो यहाँ पर लेखिका उन राजाओं के पर व्यंग्य कर रही है जो ब्रिटिश सरकार से मिल गए हैं। ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनकी जो जनता है वो उनसे खुश है या दुखी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आएं तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेखिका जो है उस समय प्लेग की बीमारी जो बहुत ही भयानक तरीके से पूरे भारत में फैल गई थी, उसकी बात कर रही है कि उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई भी जो है उपाय नहीं निकाले थे। ठीक है, इतने डॉक्टर होने के बावजूद भी कोई भी इस बीमारी पे काबू नहीं कर पाया था। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। परंतु आपके इस मौना विलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि लेखिका ने चंद्रदेव अर्थात लॉर्ड कर्जन को एक व्यंग्यात्मक शैली में पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी शासन की नीतियों, आर्थिक दुर्दशा, बेरोजगारी, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है। ठीक है, यहाँ पर चंद्रदेव से उनका मतलब लॉर्ड कर्जन ही था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये कहानी का सारांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई है। ठीक है, तो कल हम दुलाई वाली कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी भी कहानी की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।